So hello everyone, this is Snail Shrivastava and in this session we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now आज के आर्टिकल्स में हम सबसे पहला आर्टिकल है चाइना बिल्ड्स रोप वे रोड नियर ट्राई जंक्शन। अभी ये इशू हमेशा से चलता आ रहा है जहाँ पे चाइना जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर में डिस्प्यूट्स क्रिएट करता आ रहा है। चाइना का काम ही यही है कि अदर अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट क्रिएट करना। जैसे अभी रिसेंटली कल की बात है, चाइना ने ये जो हम इस इमेज में देख सकते हैं जहाँ पे सिक्किम इंडिया का स्टेट है, इधर भूटान है और ऊपर तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट चाइना क्लेम करता है। तो इन तीनों का एक ट्राई जंक्शन है, डोकलाम प्लेट्यू के पास पड़ता है। डोकलाम प्लेट्यू ही इसका ट्राई जंक्शन है। इसके पास जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका मैं भी प्रॉपर क्लियर इमेज भी शो करूँगा। यहाँ पे चाइना जो है क्या कर रहा है कि अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और चाइना जो है यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं कि एक रोप वे बना रहा है जहाँ से इनके ट्रूप्स पास हो सकेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। अब डिस्प्यूट क्या है देखते हैं। ये इसकी थोड़ी सी क्लियर इमेज है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इस पर आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि चाइना और इंडिया में कितने डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि अब देखिए चाइना ने यहाँ पे अपना एक ब्रिज क्रिएट किया है। अब ब्रिज क्रिएट किया, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएगा, फिर भूटान से लड़ाई हो सकती है, इंडिया से लड़ाई हो सकती है। भूटान तो नहीं लड़ने वाला, क्यों? क्योंकि भूटान की जो डिफेंस है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उसमें इंडिया ही पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया ही लड़ेगा। किससे? चाइना से। ठीक है, अब वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। चाइना आए दिन ये सारी चीज़ें करता रहता है। फिर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, कल परसों, कि चाइना के सोल्जर्स बहुत बुरी तरह से मार खा के वापस भी गए। तो वो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक नहीं है। कंसर्न का टॉपिक ये है कि कितने हमारे जो चाइना के साथ कितने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला हम देख सकते हैं ईस्टर्न सेक्टर बोला जाता है, जहाँ पे एक होता है सेंट्रल सेक्टर और एक होता है वेस्टर्न सेक्टर। जो ईस्टर्न सेक्टर है वो अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम वाले एरिया में है। सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में है। और वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा वेस्टर्न सेक्टर ही है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को कवर करता है, जिसको अक्साई चाइना क्लेम करता है। नाउ यहाँ पे डिस्प्यूट है क्या? डिस्प्यूट ये है कि 1865 में मैक जॉनसन लाइन बनी थी। ठीक है, मैक जॉनसन लाइन जो है वो अक्साई चीन इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे देख सकते हैं कि, और मैकडोनल्ड लाइन जो 1893 में बनी, अक्साई चीन इन चाइना। मतलब कि अक्साई चीन को चाइना में दिखाया जा रहा है बाय मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, और अक्साई चीन को जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया जा रहा है बाय मैक जॉनसन लाइन। ठीक है, तो डिस्प्यूट ये है कि चाइना चाहता है अक्साई चीन जो है वो क्या करे, वो रहे चाइना के साइड में, अक्साई चीन चाइना के साइड में रहे, ऐसा चाहता है। तो वो मैकडोनल्ड लाइन को क्लेम कर रहा है। ठीक है, अपना ये पहला पॉइंट है जो अक्साई चीन वाले एरिया में डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सेक्टर। और ये डिस्प्यूट कितना बड़ा है? 1570 किलोमीटर जितना बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है। अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर है। चाइना को अगर इंटरवीन करना है तो वो तो इस एंड से करेगा या फिर इस एंड से कर सकता है। बीच वाले पोर्शन में चाइना के लिए आना थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि दूर भी पड़ रहा है, और यहाँ तक ट्रूप्स लेके आना, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो तिब्बत है। तिब्बत जो है काफ़ी हाइट पे है, तो चाइना के लिए इतनी हाइट पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से चाइना सेंट्रल सेक्टर में उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, लेकिन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, करता है, बट इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं करता जितना सीरियसली ये ईस्टर्न सेक्टर और अक्साई चीन वाले एरिया में करता आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तालू पास भी है जो कि इंडिया, तिब्बत और म्यांमार को हम कह सकते हैं कनेक्ट करता है या फिर डिवाइड करता है, तालू पास। तो क्योंकि हमारे लिए ऑब्वियसली ये करंट अफेयर का टॉपिक है, तो ये चीज़ आ भी सकती है एग्जाम में कि कौन सा पास है जो इंडिया, तिब्बत और म्यांमार को कनेक्ट करता है। और मैकमोहन लाइन भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैकमोहन लाइन भी बनी हुई है। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर की लेंथ कितनी है? 1325 किलोमीटर। चाइना जो है मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे मैकमोहन लाइन कहाँ है, कौन सी लाइन को चाइना रिजेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइन को इंडिया और कौन सी लाइन को भूटान रिजेक्ट करने का काम कर रहा है। एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डोकलाम प्लेट्यू क्लेम्ड बाय भूटान एंड चाइना। ये डोकलाम प्लेट्यू, ये दिख रहा है ना छोटा सा एकदम, ये जो प्लेट्यू है ये चाइना और भूटान क्लेम करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सिक्किम वाला एरिया है जहाँ पे नाथुला पास है।
नाथुला पास ये हम देख सकते हैं गंगटोक में, मतलब सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, और ये नाथुला पास है जो बाउंड्री पे है सिक्किम और तिब्बत के। भूटान की कैपिटल थिम्पू। और डोकलाम प्लेट्यू क्लेम बाय भूटान एंड चाइना, ये डोकलाम प्लेट्यू है जिसको भूटान भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। और डोकलाम प्लेट्यू ही क्या है, ये इसके जस्ट नीचे क्या है, ट्राई जंक्शन पॉइंट है हमारा, जो कि इंडिया, चाइना और भूटान तीनों को कनेक्ट करता है। अब ये देखिए चाइना कौन सी लाइन क्लेम कर रहा है, ये देखिए पर्पल वाली लाइन जो है, मतलब हल्का सा पिंक कलर की है, ये क्लेम किया जा रहा है इंडिया और भूटान के द्वारा कि ये चाइना और भूटान का बॉर्डर है। ठीक है, ये देखिए हमारी जो सिक्किम वाला एरिया है ये फ्री है। ठीक है, ये अनडिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा डिस्प्यूट कहाँ है, इंडिया और भूटान क्लेम कर रहा है चाइना भूटान बॉर्डर, मतलब चाइना और भूटान का बॉर्डर कह रहा है, इंडिया और भूटान कह रहे हैं कि ये है, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये है। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये पिंक पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं, पिंक कलर की हल्की सी, दिस इज, ये लाइन क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया और भूटान कह रहे हैं कि ये है चाइना की बाउंड्री, चाइना और भूटान की, और चाइना कह रहा है नहीं ये है बाउंड्री। इतना बड़ा एरिया चाइना जो है खुद को देना चाह रहा है, जिसमें डोकलाम भी आ जा रहा है, जिसमें और भी कई सारी जगह आ जा रही हैं जो कि भूटान के एरिया में आती हैं, डोकलाम स्पेशली। इसी वजह से डोकलाम डिस्प्यूट, डोकलाम इशू हर बार बोला जाता है। तो ये था इंडिया और चाइना का, हमने तीनों डिस्प्यूट्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से डिस्प्यूट हैं। एक इधर अक्साई चेन, बीच में सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और इधर साइड अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो ईस्टर्न सेक्टर में है, और तालू पास है जो कि इंडिया, तिब्बत और म्यांमार को कनेक्ट करता है। मैकमोहन लाइन यहाँ पे है, ये मैकमोहन लाइन है। ठीक है, और चाइना इनमें से किसी भी लाइन को नहीं मानता, चाइना मानता है मैकडोनल्ड लाइन को, जो चाइना के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन देती है। ठीक है, अब लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो जो लाइन पहले बनी है हमें उसे ज़्यादा वो करना चाहिए ना, तो मैक जॉनसन लाइन हमें माननी चाहिए थी, लेकिन चाइना अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी पावर के लिए वो मैकडोनल्ड लाइन को भी क्लेम कर रहा है, मैक जॉनसन लाइन को रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट कैन इनैक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ लेकर के आ सकते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैं उसको यहाँ पे लिंक डाल दूँगा वीडियो में, जिससे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट कैन इनैक्ट लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई भी लॉ इनैक्ट नहीं किया गया है, ये स्टेट्स पे है कि वो किस तरह से उन लॉ को इनैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन हाँ ये कैसे अच्छा है कैसे बुरा है ये हमने डिस्कस पहले भी किया है, और मैं उसका वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। आगे तमिलनाडु जो है स्टॉप्स ऑप्शन ऑफ स्टोलन नटराज आइडल इन फ्रांस, मतलब कि एक नटराज का आइडल है फ्रांस में जो कि चोरी हुआ था 1972 में तमिलनाडु से, और ये नटराज जो कि शिव जी के एक फॉर्म है, उन्हीं की मूर्ति है, और इसको तमिलनाडु ने रोक लिया। कैसे रोका, तमिलनाडु ने क्या किया कि तमिलनाडु ने बोला कि ये जो मूर्ति है ना नटराज आइडल, ये यूनेस्को के कन्वेंशन ऑफ 1970 में रजिस्टर्ड ऑलरेडी करा दी चुकी है, और 1972 में चोरी हो गई थी, अभी तक रिकवर नहीं हुई थी, तो इस वजह से फिर इसको क्या किया गया, इसके जो सेल है इसको रुकवा दिया गया। नेक्स्ट ये आर्टिकल है फीडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इस पे आज ही मैंने अभी इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से NJAC और कॉलेजियम जो है वो कैसे अलग है, क्या क्या चीज़ें ये करते हैं, और साथ ही साथ कॉलेजियम क्यों, मतलब कि कॉलेजियम में क्या खराबियां हैं और NJAC में क्या क्या खराबियां हैं, ये भी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, और इसमें ये भी डिस्कस किया कि NJAC ज़्यादा बेटर है या कॉलेजियम ज़्यादा बेटर है, या कौन कम हार्म करता है, और कंक्लूजन भी मैंने निकाला है फ्रॉम द साइड ऑफ द एडिटर्स, जो एडिटर्स हैं उनके साइड से। आगे बढ़ते हैं, इस RTI एक्ट फुलफिलिंग इट्स पर्पस, तो RTI एक्ट क्या अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है या नहीं, इस बारे में भी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर केरलाज यूनिवर्सिटी लॉज बिल्स। व्हाट आर केरला यूनिवर्सिटी लॉज बिल्स, अब ये जो है गवर्नर का टॉपिक है, यहाँ पे गवर्नर की बात करी गई है। अब आप सोच रहे हो केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल है, यहाँ गवर्नर का क्या काम आ गया,
तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं वो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। और गवर्नर के अंडर में आते हैं वाइस चांसलर्स, ठीक है। मतलब गवर्नर क्या है, चांसलर है, और वाइस चांसलर उसके अंडर में आते हैं। तो गवर्नर क्या करेंगे, वाइस चांसलर को उनकी जगह से हटाने की, मतलब कि अभी क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था केरला का, कि केरला में जो गवर्नर्स हैं उन लोगों ने क्या, सॉरी गवर्नर्स नहीं, जो गवर्नर हैं वहाँ के मिस्टर खान जी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जितने वाइस चांसलर हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। वाइस चांसलर रिज़ाइन कर देना चाहिए मतलब एक गवर्नर जो है, जो चांसलर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस ले रहे थे। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो गवर्नर है वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। वो स्टेट जो गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब सेंटर की अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ के गवर्नर को की पावर्स को कम करने की कोशिश कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट बिल लेकर के आई। अब बिल जब लेकर के आई 14 यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड करने का, कि वहाँ के चांसलर कौन बन सकते हैं, वहाँ के वाइस चांसलर कौन बन सकते हैं, है ना। इनका एक फिक्स टर्म भी डिसाइड कर दिया कि 5 साल के लिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटेड चांसलर फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए ही वो चांसलर अपॉइंट हो सकेगा, और जो चांसलर होगा वो गवर्नर नहीं बनेगा, ठीक है, वो गवर्नर नहीं बनेगा। तो ये जो है, अब गवर्नर को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी, सीधी सी बात है। गवर्नर इसके अगेंस्ट एक्शन बिल्कुल लेगा, मतलब मन करेगा लेने का, बट गवर्नर के पास ये पावर है या नहीं है ये डिपेंड करता है। ओवरऑल हमें इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि गवर्नर की पावर्स क्या हैं, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन सी चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है, गवर्नर के डिस्क्रिशन में कौन कौन सी पावर्स आती हैं, कौन कौन सी पावर्स नहीं आती, और गवर्नर की खुद की क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और यूजीसी को लेकर के ये सारी चीज़ें हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे भी बता देता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल गवर्नर को क्या करना होता है कि जो भी बिल बन के आता है, ठीक है, अब ये बिल बन के आया किसके पास, गवर्नर के पास, तो गवर्नर को कुछ रिस्पेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम में उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो वो मान लिया जाता है, क्योंकि दोनों हाउसेज से पास होकर के आया है बिल, ठीक है। तो जब दोनों हाउस ने पास किया तो गवर्नर को भी पास करना ही पड़ेगा। गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बिल को रोक ले। हाँ, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंड, मतलब कि प्रेसिडेंट के असेंट के लिए उसे रिजर्व कर सकता है, बस ये गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। लेकिन फिर अगर प्रेसिडेंट ने दे दिया तो फिर कोई भी नहीं रोकेगा, अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो ये बिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी पे पूरा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो चलता रहेगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसमें अभी कुछ खास कंसर्न वाली बात नहीं है। हाँ, गवर्नर के बारे में पढ़ना है तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा, तो आज मैं गवर्नर को कवर नहीं करूँगा। आगे यहाँ पे वही है, मैंने बताया जो सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वही वाला डिस्प्यूट अपना, चाइना बिल्ड्स रोपवे रोड नियर ट्राई जंक्शन। चाइना जो है रोपवे बिल्ड कर रहा है ट्राई जंक्शन के पास, तो ठीक है, वो तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया क्या क्या सारी चीज़ें, कितने डिस्प्यूट्स हैं। हाँ, अभी ये एक बड़ा सा आर्टिकल यहाँ पे दिखता है, रिजिजू जी ने, हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हमें एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए हायर जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी 55 जजेस को अपॉइंट करने का, मतलब कि ये काम बाकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट नहीं कर रही है, बल्कि इसकी जगह चाहती है एनजेसी लेके आना। एनजेसी हमने डिस्कस करा ही है, आप उसको देख लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। अब हम जानते हैं कि आरएसएस भी गवर्नमेंट से एक जुड़ी हुई बॉडी है। अब गवर्नमेंट जो बोलेगी आरएसएस भी वही बोलेगी, तो आरएसएस का यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है, बस आरएसएस अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम जो है गवर्नमेंट के फेवर में हैं, बस उसने अपना थोड़ा सा वो कर दिया। बाकी आरएसएस ख़राब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पे आरएसएस का जो मूव है कि हम कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे फिर जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएगी अगर कॉलेजियम ख़त्म हो जाएगा। अगर एनजेसी आ जाएगा तो कॉलेजियम ख़त्म होता है
उससे बेटर कुछ आता है तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर NJAC आ जाता है तो NJAC के आने में क्या होगा कि जो पावर्स है ना वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर के पास भी चली जाएंगी और हमें जुडिशरी में फिर लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो उससे बचाने के लिए हमें NJAC को नहीं आने देना चाहिए। ओवरऑल ये यहाँ पे मतलब पूरे आर्टिकल, इस आर्टिकल में तो ऐसा नहीं है लेकिन एक्चुअल में जो एडिटोरियल ऊपर दिया है उसमें ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा लोगों का ख्याल रख रही है। जैसे गवर्नमेंट ने 2355 करोड़ रुपए एड्स में खर्च किए लास्ट 5 ईयर्स में। 2355 करोड़ रुपए एड्स में खर्च किए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर गवर्नमेंट इस पैसों को, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, ये जो स्पेंडिंग है ना एडवर्टीजमेंट पे, इस पे बैन लगाना चाहिए, इस पे बैन इम्पोज कर देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फ्रीबीज प्रोवाइड करी जाती हैं, फ्री में चीज़ें दी जाती हैं, जैसे हमने देखा कि दिल्ली के जो CM हैं वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाती हुई दिख भी सकती है। तो इस वजह से ऐसा ना हो और स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी सही तरीके से वर्क करती रहे, इसलिए ये जो फ्रीबीज़ हैं इनका प्रॉपर क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। आप किसको किसको दे रहे हो, आप ऐसा तो नहीं कि अमीर को भी दिए जा रहे हो, गरीब को भी दिए जा रहे हो, जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सबको बांट दो, ठीक है। और दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हो, ये भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, वेट अ मिनट, हाँ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्म होना शुरू करता है, मतलब ग्लोब हमारा, अर्थ जो है हमारी, वो गर्म होना शुरू होती है। अब गर्म कैसे होती है, जब CO2 का एमिशन बढ़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है। और पहले क्या रहता है, ऑक्सीजन होना चाहिए, बट ऑक्सीजन की जगह कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों लेता है, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं, पहला। दूसरा, स्टबल बर्निंग भी एक रीज़न है। तीसरा, हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और पॉल्यूशन के और भी पता नहीं कितने ढेर सारे रीजंस हैं हमारे पास। तो जब ये बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इससे हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वार्म होगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, मतलब अर्थ को ज़्यादा हीट करने का काम करता है। अर्थ जब ज़्यादा हीट होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, है ना, मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा। अब वाटर लेवल राइज होने से क्या होगा, जितनी सिटीज़ हैं कोस्टल एरियाज़ में वो क्या होंगी, डूब जाएंगी, है ना। अब कोस्टल एरियाज़ की सिटीज़ जब डूबना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा उससे। और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब सिटीज़ डूबी, जगह कम हुई, एरिया हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एकदम वॉर लाइक सिचुएशन एक जगह पे क्रिएट हो जाएगी। लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना नहीं पसंद करेंगे, लोग लड़ाई करेंगे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। जो पॉल्यूशन है उसको किसी न किसी तरह से कम करने का काम करना चाहिए, जैसे पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करना है, और व्हीकल में हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं वो यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और हम अर्थ को सेव करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बाय सेंटर एंड स्टेट हैज़ टू कम अंडर प्रसार भारती। INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है सेंटर और स्टेट के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा ओवरऑल, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इसको पहली बात तो हमें थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी भी चैनल पे बस क्योंकि हम गवर्नमेंट हैं, हम पावर हैं, तो हम किसी भी चैनल पे क्या करें, अपने किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करवा दें, किसी भी कंटेंट को शेयर करवा दें, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक वेलफेयर में। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बोला, अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि इनका जो मतलब कि ये जो पूरा आप अपने कंटेंट्स को शेयर करते हो, है ना, एजुकेशनल चैनल रन करते हो, तो वो सब एजुकेशन जो है वो प्रसार भारती, वो किसके द्वारा रन करी जानी चाहिए, प्रसार भारती के द्वारा रन करी जानी चाहिए। और एक प्रॉपर एग्रीमेंट करना चाहिए, किसको, प्रसार भारती को। प्रसार भारती एंड गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि बाद में आगे चल के ये ना कहे गवर्नमेंट कि हम तो अपने मन से करवा सकते हैं, हमारा मन है तो हम अपने वहाँ पे एडवर्टाइज़ कराएंगे। तो नॉन कमर्शियल चीज़ों को ही यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि प्रसार भारती क्या होता है, फ्री होता है। प्रसार भारती फ्री है, तो इस वजह से हर कोई उसको ईजिली देख सकेगा, जो चाहे सबको एजुकेशन इम्पार्ट करी जा सकेगी। ये स्टेप तब शुरू किया गया जिस टाइम कोविड-19 आया था, और कोविड-19 के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे थ्रू मीडिया, है ना। लेकिन मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चैनल से एजुकेट करना शुरू कर दो और कह दो कि ये भैया हम तो लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे तो आप फिर अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब करोगे, और कोई भी इंडस्ट्री आपके यहाँ सेटअप करने नहीं चाहेगा, आपकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। फिर ये वही चीज़ है, एडवाइजरी हैड बीन इशूड आफ्टर एग्जामिनेशन। एडवाइजरी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन के बाद ही, मतलब उन्होंने चेक किया एडवाइजरी को ये सही है या नहीं, उसके बाद ही एडवाइजरी को रिलीज़ किया गया कि गवर्नमेंट को प्रसार भारती का सहारा लेना चाहिए और इससे एजुकेशनल कंटेंट को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक और स्टेप है जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर दे रहे हैं पूरी तरह से। मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर है। कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। अब ये फंड जो आता है, इस फंड के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि अगर आपके पास 25,000 से ज़्यादा का फंड आता है तो आप इन्फॉर्म करोगे किसको? इलेक्शन कमीशन को, और लोगों को भी बताओगे कि हाँ हमारे पास इतना फंड आया और किस पर्सन ने दिया। यहाँ पे जो पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रहा है इसका नाम भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी उस फंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रही है ये भी बताना पड़ेगा। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई है, इस स्कीम के थ्रू क्या है कि अब कोई भी पर्सन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करता है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 लाख करोड़ हो, या कितना भी पैसा डोनेट करे, तो वो पैसा किसने डोनेट किया है ये किसी को नहीं पता चलेगा। कितना डोनेट किया है ये पता चल सकता है, लेकिन किसने किया ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये जमा जो किया जा रहा है वो SBI में किया जा रहा है। SBI क्या है? SBI इज़ अ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर आता है SBI। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि लेट्स अज्यूम कि पॉलिटिकल पार्टी P ये है पावर में, सेंटर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी है, और पॉलिटिकल पार्टी Q ये अपोजिशन है। कोई इंसान आता है वो पॉलिटिकल पार्टी P को पैसे देता है तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान आके पॉलिटिकल पार्टी Q को उससे ज़्यादा पैसे अगर दे दिया तो पॉलिटिकल पार्टी Q अपना एडवर्टीजमेंट और अच्छे तरीके से करेगी और इसके जीतने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आएंगे, है ना। तभी तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए 5 साल में एडवर्टीजमेंट पे। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी पार्टी के जीतने या हारने का, है ना। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी बैठी ये SBI को कॉल करेगी, मतलब कॉल इन द सेंस समझ रहे हो ना, कि बात करेगी, किसी तरह कंसल्ट करेगी कि बताओ मुझे कि इस पार्टी Q को, मतलब अपोजिशन पार्टी को इतने पैसे किस इंसान ने दिए, क्योंकि SBI के पास तो डेटा है, SBI के पास तो ये डेटा अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर पर्सन को कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि तुमने उसको इतना पैसा दिया, अब हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है तो वो आराम से कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी चार्जेस में इस पर्सन को फंसा सकती है। तो इस डर से भी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड देने से कतराएगा, और जो फंड इसको देना है वो फंड चला जाएगा इस पार्टी के पास, क्योंकि ये सोचेगा हम इस पार्टी को फंड देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हमें कहीं ना कहीं गेंस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। और ये है नुकसान इसका, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं चल रहा। अगर सबको पता चले कि हाँ पर्सन A ने
इनको पैसा दिया है, पर्सन बी ने इनको पैसे दिए हैं, तो इनके ऊपर भी अगली बार नज़र रखी जाएगी और इनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम चीज़ों को हाइड कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, एक तो पहली बात तो हम जनता के साथ क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनता का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड था हमारा एक आर्टिकल, मैं वो दिखाता हूँ ज़रा। वो आर्टिकल हमारा पीछे आरटीआई एक्ट फुलफिलमेंट। ये आरटीआई एक्ट भी एकदम उसी से रिलेटेड है। आरटीआई एक्ट जो है ये 2005 में आया। ठीक है, इस एक्ट को तो 2005 में पार्लियामेंट में लाया गया। ठीक, इस और क्या कहा गया कि जनता को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब कैसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हार्मफुल हो सकती हैं देश के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना छोड़ करके, जो डिफेंस से रिलेटेड है ना, वैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ करके, रिसर्चेज हैं उनको छोड़ करके हम जनता को वो हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू, जिसमें जनता को जानना, मतलब जानने का अधिकार है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने पैसे कहाँ खर्च किए, ये गवर्नमेंट को इतने टैक्स मिला था, इस टैक्स का यूज़ कहाँ किया गवर्नमेंट ने, ये सब चीज़ें है ना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकते हैं आरटीआई एक्ट के थ्रू। लेकिन अब क्या है, अभी इसमें इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया, आरटीआई एक्ट को और अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई थी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। लेकिन इसको बोला गया कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का काम करेंगे। इंडिपेंडेंट बॉडी से क्या होगा कि ईजिली सरकार की सारी इन्फॉर्मेशन जो जनता को देनी चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करेगी। लेकिन इनका टेन्योर क्या है, इनके जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, पहली बात 11 कमिश्नर्स होने चाहिए, 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए और एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए, जिसमें से अभी सिर्फ 6 ही इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, 4 की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हुआ है। अब जब अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो फिर वो अपने पूरे कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पा रहा। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलर नज़र आता है। इससे ये भी नज़र आता है कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहती। ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पे आपने आरटीआई एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, कौन सा वाला था, वेट अ मिनट, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसमें भी गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से कर्ब कर रही है, ख़त्म कर दे रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट के ये स्टेप्स कहीं ना कहीं डेरोगेटरी हैं, सही नहीं है। गवर्नमेंट के स्टेप्स जो है पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट जाते हैं, सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाते हुए नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का राइज होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे जितने भी कमीशंस हैं वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से ग्रसित हैं। मतलब गवर्नमेंट जितने भी कमीशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन हो, और अब जुडिशरी को भी गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती। अभी एक रिपोर्ट में पता चला कि जितने भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है अगर वो कोई भी चीज़ें ऐसी लेके आते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या उनको उनकी जॉब से हटा दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको ख़त्म करने का काम हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हम गवर्नमेंट के इंटेंशन को नहीं जानते। हो सकता है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए भी कर रही हो, और हमें एकदम बिल्कुल भी क्रिटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। बस हमें गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बुराई करके हमें आंसर में ऑब्वियसली नहीं लिखना गवर्नमेंट की बुराई, तो इसलिए नहीं करनी है ना। और ये सब फालतू न्यूज़ है। कभी पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा घटेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मिनिस्टर किसी को कुछ बोलेगा, कोई मिनिस्टर किसी को कुछ बोलेगा, बस, और हमारा यहाँ पे सेशन एंड होता है। थैंक यू।